ये देखिए, लेट्स से इसी तरह मैं सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट ले लूं और इस पे मैं एसी सिग्नल इस तरह का अप्लाई करूं, तो क्या है पॉसिबिलिटीज के मतलब एक्सट्रीम्स मैंने चेक करना है कि वो किस एक्सट्रीम तक जा रहा है, मींस कि वो जो जैसे यहाँ पे है ये मैंने चेक करना है कि वो इस साइड पे या यहाँ पे इससे नीचे कट ऑफ की साइड पे तो वो लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या करना है, पहले मैं एज्यूम करती हूँ यहाँ पे ये कि मैं अपना मेरा रेफरेंस लाइन है और इस पे मैं एक एसी सिग्नल ऐसे ये कर्सर को देखिए इस तरह, ठीक है, एसी सिग्नल मैं ऐसे करके अप्लाई कर रही हूँ। तो एसी सिग्नल को क्या होना चाहिए कि ना ऊपर वाली लिमिट्स को टच करे और ना नीचे यहाँ पे टच करे। तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो अगर मैं लेट से एक सिग्नल स्टार्ट करती हूँ इस तरह, यहाँ पे जैसे ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ पे मैं एसी सिग्नल इस तरह का ड्रॉ करती हूँ जिसकी वैल्यू 39 है, तो वो 39 से ऐसे करके फिर दोबारा से ऊपर जाएगा और ये नीचे तो 39 है और ऊपर वैल्यूज कितनी अवेलेबल बाकी रहती है 39 to 60, या तक चले लेट से 40 करने इसको 60 करने तो तकरीबन 20, नीचे तो वो सेफ है ना, यहाँ पे तक इसकी बिल्कुल, इसको अगर बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट्स ले लें नीचे तो यहाँ तक करेगा, लेकिन ऊपर जो है ऊपर क्या करेगा वो उसको क्रॉस कर लेगा क्योंकि साइनोसाइडल है, प्लस और माइनस दोनों भी जो वेवफॉर्म्स है वो दोनों सेम रहेंगी। तो नीचे अगर हम इसको रेफरेंस ले लें कि अच्छा चलो यहाँ पे ऐसे सिग्नल अप्लाई करते हैं कि यहाँ तक सेफ रहे, तो वो नीचे तो सेफ रहेगा लेकिन वही सिग्नल जब ऊपर जाएगा तो फिर उस लिमिट्स को क्रॉस कर लेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस जो है वो इसको बना लेते हैं, ये जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें और क्या करें यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा ऐसे सिग्नल, ठीक है, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो इट मींस कि जब यहाँ पे वो सेफ है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली होगा क्योंकि इसमें तो रेंज ये वैल्यू ज्यादा हमें मतलब स्पेस हमारे पास ज्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर वाली में सेफ हो जाए तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है हमने ये जी मैम, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको 20 वोल्ट्स या 20 मिली एम्पेयर्स का वो हाँ करंट दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम इसको 20 मिली एम्पियर आईसी में, मतलब आईसी में है कलेक्टर करंट में इतनी वेरिएशन आ सकती है। कलेक्टर करंट आपका क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो मैम अगर इस मतलब इसका ये हुआ कि अगर कलेक्टर करंट 20 मिली एम्पेयर्स है तो वो कट ऑफ रीजन में, वो सैचुरेशन रीजन में नहीं आएगा। बिल्कुल हाँ जी, अगर यहाँ पे ये इसको तो हम ये देखें, अभी हम क्या करें, हमसे पूछा गया है इनपुट का, लेकिन ये तो जो ग्राफ है सारा इसमें तो आउटपुट वाले पैरामीटर्स है ना, तो हम पहले आउटपुट का आईसी फाइंड आउट करते हैं, फिर उस आईसी से फिर हम आईबी निकालेंगे। तो आईसी में जो मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन है वो आ सकती है ये आईसी सैचुरेशन माइनस आईसी क्यूमनस, मतलब दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये आपके पास 21 मिली एम्पियर आ गया। अब क्या है, ये तो IC की वैल्यू हो गई, अब IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IB पीक, तो वो क्या है IC पीक ओवर बीटा DC, ठीक है, वही है जो आपने हमने बीटा DC का जो फॉर्मूला पढ़ा है तो उसी को यूज करते हुए, तो ये इट मींस के IB की पीक की वैल्यू हमारे पास आ गई है 105 माइक्रो एम्पियर। ओके, अब ये आपके पास एक है बायसिंग टेक्निक है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। अब जैसे देखिए अभी तक जो हमने बायसिंग की थी उसमें एक ही दो सोर्सेस हम यूज करे थे, VBB और VCC। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम एक ही सोर्स यूज करें और उसमें से वोल्टेज को डिफरेंट जो मतलब जैसे जहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए पे आपको लोअर पोटेंशियल चाहिए एज कंपेयर टू VCC, तो हम क्या करें कि रेजिस्टर्स के थ्रू वोल्टेज को डिवाइड कर ले और सोर्स हम एक ही लगाएं। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड अ वोल्टेज डिवाइडर रूल, सॉरी बेटा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये A है, ओके दिस इज पॉइंट B, यहाँ पे या तो यहाँ पे A कर लें या यहाँ पे B कर लें, ओके दिस इज एक्चुअली पॉइंट B, दिस इज अ मिस प्रिंटिंग। तो पॉइंट B पे आपने वोल्टेज जब फाइंड करना है तो क्या है, ये देखिए दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और एक के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करना है, तो वो क्या होता है रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टर्स इनटू द टोटल वोल्टेज, तो ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। और अगर आपको यहाँ पे बेस पे वोल्टेज का पता हो, राइट, तो यू कैन फाइंड आउट द दिस बाय VE इज इक्वल टू VB माइनस VBE। अच्छा देखिए यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट क्यों है, क्योंकि दूसरा जो टर्मिनल है वो ग्राउंड है, जैसे VE है ना,
तो VE है दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी तरह VB जो है दिस ये दिस बेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VBE। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि VE ये यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज VB माइनस VBE। अच्छा, फिर अगेन उसी तरह IC दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE एंड यू कैन राइट इट एज VE ओवर RE। इसी तरह VC जो है ये VC मींस के यहाँ पे कलेक्टर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दैट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप ऐसा करें जैसे एक लूप कंसिडर करें या एक क्या होता है, हाँ बिल्कुल एक लूप सा कंसिडर करें और उसमें आप KVL अप्लाई करें। तो दिस VCE इज इक्वल टू दिस VC मींस यहाँ से लेके यहाँ ग्राउंड तक का वोल्टेज माइनस यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। तो आपके पास क्या अल्टीमेटली आ जाएगा, ये दिस इस पॉइंट इन दो पॉइंट के दरमियान का वोल्टेज आपके पास VC और E के दरमियान का वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जब भी कहीं दो पैरेलल पाथ्स होते हैं तो अगर एक पाथ जो है वो दूसरे के एटलीस्ट 10 टाइम्स है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो करंट है दैट विल फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस पाथ एंड विल इग्नोर द हायर रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर तो हमारे पास ऐसा हो, ये देखिए R1 R2 और ये सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस किया हुआ है या रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो सारी जो ट्रांजिस्टर था ये ट्रांजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस, ये सारी रेजिस्टेंसेस या इसके इंटरनल अगर कोई रेजिस्टेंस है उन सबको क्या किया हुआ है, एज्यूम किया है कि ये है R इन बेस। तो अब जब इसको R इन बेस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसीडर किया है तो ये ऐसे ही है कि जैसे ये दोनों रेजिस्टर्स आपके पास पैरेलल में हो। तो अगर हम कहें कि इफ R इन बेस इज वेरी वेरी लार्जर देन R2 या 10 टाइम्स उसके इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसको इग्नोर कर लेगा, सारे का सारा जो करंट है वो यहाँ से आएगा और फिर VB जो होगा वो क्या होगा, R2 डिवाइड बाय 1 प्लस R2 इंटू VCC। और अगर ये इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है मींस कि यहाँ से जो R1 के थ्रू ऐसे जो करंट आ रहे हैं वो कुछ इधर आ रहे हैं और कुछ इधर आ रहा है, तो फिर उसमें हम इन दोनों जो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फिर एज्यूम करेंगे। फिर क्या होगा, R2 इज इन पैरेलल विद R इन बेस, फिर आपके पास ऐसे आएगा। ओके, अब ये उसी की एनालिसिस कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग को हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जैसे हम इस पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये जो सारा साइड है इसको हम VThevenin के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। दिस इज VThevenin, यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस की सारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 पैरेलल टू R2 वो हमने रिप्रेजेंट की है RThevenin से। ठीक है, तो ये देखिए VThevenin इज इक्वल टू क्या है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC मींस कि यहाँ पे इस टर्मिनल पे जब हम अगर वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज लिखना चाहते हैं और इस तरह RThevenin जो है तो अगर बाय लुकिंग इनटू दिस टर्मिनल आपके पास क्या है, जैसे कि देखिए जो एरो की साइड है अगर यहाँ से हम देखें तो आपके पास क्या है, R1 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल, सो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी व्हेन वी प्लेस दिस एज एन RThevenin। अच्छा, अब ये जब आपके पास आ गया है तो यहाँ पे आप ये इसको आप जैसे एक क्लोज लूप, ये जैसे कर्सर मूव कर रहे हैं ये आपके पास एक क्लोज लूप बन गया है, तो इसमें क्लोज लूप में आप KVL लगा दें। तो KVL क्या है, अब यहाँ पे ये है VThevenin, दिस इज वोल्टेज राइज माइनस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, सॉरी माइनस दिस ड्रॉप एंड माइनस दिस ड्रॉप। ठीक है, या मतलब दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, सिंपल KVL हमने लगाया। अच्छा, ये आपके पास हो गया। अब इसको सिंपल आपने जस्ट रीअरेंज किया है और यहाँ पे क्या है, ये VRE है तो उसकी जगह IERE पुट किया है, ये VE। ठीक है, यहाँ पे VRE की जगह क्या पुट किया है, V इज इक्वल टू I इंटू R वो पुट किया है। इसी तरह और कहाँ पे देखिए ये ये RThevenin, इसकी जगह पे आप पुट किया RThevenin, कौन सा है ये VRThevenin, तो इसमें हमने पुट किया IB इंटू RThevenin, तो आपके पास ये इस तरह हो गया। Now substituting IE over beta DC for IB, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे IB है उसमें ये वैल्यू पुट करें। ओके,
अच्छा, हम देखिए हम ऑन पर्पस क्या करते हैं, पहले हम बीटा डीसी को ऑन पर डिलिबरेटली इसको इंक्लूड करते हैं, फिर उसको उसका देखते हैं कि ये अगर हम इंक्लूड कर लें तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा। यहाँ पे आपने खुद से आईबी की जगह ये वैल्यू पुट की और फिर उसको सॉल्व किया आईई के लिए, ठीक है, मींस आई इक्वल्स टू दिस थिंग, जस्ट इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया। अच्छा, इसका पर्पस क्या है एक्चुअली, ये स्टार्ट से हम क्यों हमने किया, हम चाहते हैं कि हम देखें कि क्या कलेक्टर जो करंट है, कलेक्टर ही पे हम आउटपुट लेते हैं ना, तो हम कहते हैं कि क्या कलेक्टर करंट जो है वो बीटा पे डिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि बीटा पे जो चीज डिपेंडेंट होती है वो अनस्टेबल होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बायसिंग टेक्निक है वो ऐसी आए कि जिसमें कलेक्टर करंट जो है वो बीटा पे डिपेंडेंट ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हम इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये है इसके डिनोमिनेटर में और ये फर्दर उसके डिनोमिनेटर में है, राइट। तो इट मींस कि यहाँ पे अगर इफेक्ट कुछ आएगा, ठीक है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो वो ऑलरेडी इसके इफेक्ट बहुत माइनर होगा, ठीक है। मीन आर थेवेनिन डिवाइडेड बाय बीटा डीसी, फॉर एग्जांपल ये है, लेट्स से इसकी वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 100, ये कर दें तो 10 डिवाइड बाय 100 कर दें, और लेट्स से बीटा डीसी फिर दोबारा चेंज हो जाए कि 10 डिवाइडेड बाय 150 हो जाए, ठीक है, तो वो चेंज बहुत कम आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस इसके डिनोमिनेटर में है। और फिर फर्दर लेट्स से एक तो जैसे ये 100 से 150 हो गया है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे माइनर आएगा, फिर वो फर्दर इसके डिनोमिनेटर में है, तो इस तरह वो इसका इफेक्ट हम ये जो है बीटा डीसी वाली जो टर्म है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, एंड वी एज्यूम और वी कैन से दैट दिस इज अ stable biasing technique, means it is not dependent too much on the beta DC. That's why this is a stable shearing technique and we prefer this technique of biasing. और यहाँ पे IE की वैल्यू हमने क्यों ली है, एक्चुअली हम चाहते हैं, हम वैसे तो हमारा गोल है टू एनालाइज द IC, लेकिन IC वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE, तो इसीलिए हमने IE मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पे IE की एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। Yes. Okay, now these are the other biasing techniques, ठीक है, but the most important was that voltage divider biasing, क्योंकि आगे हम यही biasing technique यूज करेंगे, लेकिन ये साथ में हम और भी पढ़ेंगे कि that is the this first one is the emitter biasing. We call this emitter biasing. Emitter biasing क्यों है, क्योंकि इसकी emitter पे आपके पास एक voltage source लगा होता है, that's why we call this emitter biasing. इसमें आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे एक ये लूप है और इसमें आपने KVL लगाया, KVL लगा के फिर ये IB और ये यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यूज पुट की इन टर्म्स ऑफ जो वोल्ट V इज इक्वल टू IR उस टर्म्स में किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वैसे तो होना क्या चाहिए कि दिस टर्म माइनस these all terms should be equal to 0, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये सबको प्लस दिया हुआ है। एक्चुअली व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टेक्निक, तो फिर उसमें हम बाय डिफॉल्ट हम माइनस VEE ये माइनस VEE को एज्यूम करते हैं, तो वो चीज फिर कंपेंसेट हो जाती है। तो इसमें भी आपने वही यहाँ पे सिंपल KVL लगाया, फिर उसमें IB की वैल्यू पुट की जैसे कि पहले हमने की, और अगेन यहाँ पे देखें रीअरेंज करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। तो अब यहाँ पे भी अगेन आपके पास उसी फॉर्म में आ गया है, तो इट अगेन दिस इज अ स्टेबल टेक्निक ऑफ बायसिंग, सो वी आल्सो यूज दिस बायसिंग टेक्निक, लेकिन ज्यादातर मोस्टली हम जो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। ये फिर आप देख लें कि इसमें आपके पास क्या होगा, VE VB और VC की वैल्यूज, ये तो सिंपल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, बल्कि दिस इनफैक्ट दिस डायग्राम इज मोर यूजफुल फॉर दीज इक्वेशंस, तो यहाँ से आप इक्वेशंस ये फिगर को देख के आप ये इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं। ओके ओके, so that's all for today. ओके, ठीक है, ओके, आई विल ट्राई कि कल भी आपकी क्लास हो जाए इंशाल्लाह, ताकि आपका कोर्स एक वीक में मैं कोशिश करूंगी कि कवर हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं है? मैम ये स्लाइड शेयर कर दे प्लीज। ओके, चल मैं कर दूंगी, बट दिस ऑल इज फ्रॉम बुक, यू इट वुड बी मच बेटर के आप बुक से ही करें, आप टेक्स्ट वो पढ़ लेंगे, इसमें आपके पास ना टेक्स्ट है उतना